नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत मुश्किल है क्योंकि एक के बाद एक हो रही घटनाओं ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मुश्किलों में घेर दिया है। बड़ी बेसब्री से 10 मार्च का आम आदमी पार्टी को खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इंतजार था क्योंकि कल उनकी बेल पर सुनवाई होनी थी। लेकिन इससे पहले कि मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई होती, आज उन्हें सीबीआई के बाद अब ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। तो एक तरफ दो नए कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए, तो दूसरी तरफ सीबीआई ने तिहाड़ जेल पहुंचाया और अब ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया। यानी दोहरा करंट आम आदमी पार्टी को लगा। मनीष सिसोदिया के लिए तिहाड़ के अंदर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा हो गया है। वैसे तो सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले 4 दिन से तिहाड़ की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सिसोदिया की मुश्किलें सिर्फ इतनी दिखाई नहीं दे रही। अभी तक सिसोदिया के सीन में सीबीआई दिख रही थी, अब ईडी की भी एंट्री हो गई। अब ईडी ने भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। 7 दिन सिसोदिया सीबीआई की हिरासत में रहे। 6 मार्च को सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर सिसोदिया तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए गए। 7 मार्च को ईडी ने 6 घंटे तक सिसोदिया से सवाल जवाब किए। 9 मार्च को सिसोदिया से दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए ईडी तिहाड़ जेल पहुंची। 9 मार्च को सिसोदिया से दूसरे राउंड की 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो सारे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग उनके खिलाफ किया जा रहा है। और क्यों किया जाता है? डराओ, धमकाओ, मोटी मोटी फाइलें दिखाओ, अपनी पार्टी में शामिल करो और सरकार गिराओ, यही योजना है। मध्य प्रदेश में यही किया, कर्नाटक में यही किया, महाराष्ट्र में यही किया, गोवा में यही किया, उत्तराखंड में यही किया, अरुणाचल में यही किया। यही करते हैं ये लोग। तो इनका काम क्या है? इनका काम है विपक्ष के लोगों को धमकाओ, डराओ, और वही व्यक्ति जिस दिन इनकी पार्टी में शामिल हो जाता है, सारी जांच बंद। हम आपको बता दें कि कोर्ट से ईडी ने सिसोदिया से 3 बार पूछताछ करने की इजाजत मांगी, लेकिन दूसरे राउंड के सवाल जवाब के बाद गिरफ्तारी हो गई। ये गिरफ्तारी 10 मार्च को होने वाली सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई से पहले हुई। अब आपको बताते हैं कि ईडी सिसोदिया से आखिर कौन सा सच जानना चाहती है। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सिसोदिया पर आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से शराब व्यापारियों को साठगांठ करने का मौका दिया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। आरोप है कि इसके लिए कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। अब ईडी मनीष सिसोदिया से 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में पूछना चाहती है। आरोप है कि जब इस घोटाले की शुरुआत हुई तो उस वक्त मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हुआ करते थे। आरोप यह भी है कि मनीष सिसोदिया के निर्देशों के बाद ही एक्साइज पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए गए जिससे कि शराब व्यापारियों का मुनाफा 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, ताकि इसके लिए कि मुनाफे की कुछ रकम जो है वो आम आदमी पार्टी की जेब में पहुंचे। इसके अलावा एक गंभीर आरोप लगा कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाया गया ताकि दक्षिण भारत के जो शराब व्यापारी हैं उनको भारी मुनाफा हो, और इसी वजह से 100 करोड़ रुपए की एक एडवांस रिश्वत मनीष सिसोदिया के करीबी विजय नायर को दी गई और वो पैसा बाद में आम आदमी पार्टी तक पहुंचने के आरोप लगे। ईडी ने हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई को गिरफ्तार किया। ईडी की माने तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में पिल्लई बड़ा किरदार है। शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप का हेड है। रामचंद्र पिल्लई वो शख्स है जिसने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम लिया है। अब एक तरफ तो ईडी तिहाड़ जेल में सिसोदिया से पूछताछ करती है, रामचंद्र पिल्लई को भी ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। 11 मार्च को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से ईडी पूछताछ करेगी।
मनीष सिसोदिया और इस साउथ ग्रुप के बीच में, जिसमें के कविता का भी नाम सामने आ रहा है, उसमें सीधे तौर पे आरोप लगा हुआ है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर विजय नायर ने के कविता और के कविता के करीबियों के साथ में कई बार मीटिंग की, और ये मीटिंग सिर्फ इसके लिए थी कि नई शराब नीति के तहत व्यापारियों को और उनको जबरदस्त मुनाफा पहुंचे। ईडी शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत की कड़ियां जोड़ने में शिद्दत से जुटी है। ईडी चाहती है कि पिल्लई और के कविता का आमना सामना कराए। के कविता कहती है कि उन्होंने ईडी से थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन ईडी ने उनकी बात नहीं मानी। हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे। तो 11 को बोले। अब के कविता 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। तेलंगाना सीएम की बेटी के कविता इस वक्त दिल्ली में ही है और महिला आरक्षण बिल को लेकर वो जंतर मंतर पर 10 मार्च को धरना देने जा रही हैं। कांग्रेस के अलावा सभी 17 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि इस धरने में शामिल होंगे। ऐसे में के कविता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले। ये सबको मालूम है कि केसीआर की सरकार की सीधे सीधे सांठगांठ है केजरीवाल के साथ। हमें तो केवल बीजेपी से ये सवाल पूछना है कि जब आपकी सरकारी एजेंसियों को पता है कि जो नीति अरविंद केजरीवाल ने यहाँ लागू की, उस नीति को उनको समझाया तो केसीआर नहीं था, क्योंकि केसीआर ने इसमें बहुत कुछ उल्टा सीधा काम किया, बहुत सुना है धन कमाया, उसने इनको भी वो कहानी दे दी। तो ये दूसरे नंबर के इसमें हैं जो करने वाले हैं, पहले नंबर के तो केसीआर है। तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछवाने की जगह आप एजेंसियों से कहो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पकड़े, उनकी बेटी को गिरफ्तार करें, उनसे सवाल पूछें। के कविता भले इस वक्त टारगेट 2024 के तहत दिल्ली आई हो, लेकिन ईडी के सवाल भी उनके लिए तैयार है। ईडी सिर्फ शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत का सच जानना चाहती है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। ईडी की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब उन्होंने केसीआर, जी हां, तेलंगाना वाले केसीआर की बेटी के कविता को बुलाया है और आरोप यह है कि 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी के कविता के फ्रंटमैन अरुण पिल्लई की तरफ से विजय नायर को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, और इसके एवज में कमीशन बढ़ाने की कवायद चल रही थी शराब कारोबारियों के लिए। इन तमाम सवालों पर क्या जवाब दिया है के कविता ने, जो हमारे साथ आज तक पर लाइव थी, सुनिए। तो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब तेलंगाना के बीआरएस की नेता, जो कि के कविता जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनको ईडी ने समन किया है पूछताछ के लिए, जिस पर आपने के कविता जी पहली बात यही कही है कि जब चुनावी राज्य होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले वहां ईडी की टीम पहुंच जाती है। ऐसा क्यों कहा है आपने, क्योंकि इस मामले की जांच तो बहुत लंबे वक्त से चल रही है। देखिए अंजना जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पहले तो ये एक राज्य की बात नहीं है, हर एक राज्य में यही नीति अपनाते आई है। अभी जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, तो नॉट ओनली माई स्टेट, एवरी स्टेट, आप केरला से उठा के, बंगाल से उठा के, कहीं से भी, कौन से भी स्टेट देख लीजिए, एक 1.5 ईयर पहले से ही शुरू हो जाते हैं और सारे एजेंसीज उसी स्टेट में आ जाते हैं। मैंने पूरा आज लिस्ट पढ़ा था बाकायदा पीसी में, वापस बताती हूँ आपको। आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार hundreds of raids they are conducting in Telangana, not only on the political parties but also on the business houses, on the social activists, सबके ऊपर। तो ये डरा के, धमका के, ये जो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं हर एक स्टेट में इंडिया में, ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा नहीं है। मेरा कहना यही है, अगर किसी पॉलिटिशियन इंक्लूडिंग मी गलती किया है, एजेंसीज जांच परख कर ले, हम पूरी कोऑपरेट करेंगे। और मेरे तरफ से रहा भी है, आपने देखा भी है, सीबीआई ने बुलाया, हम गए, फिर ईडी बुला रही है, हम जाएंगे। लेकिन यही उनके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता है। देखिए BL संतोष जी को हमारे स्टेट में SIT ने बुलाया था,
फिर बी एल संतोष जी नहीं आए, हर एक कोर्ट पे गए, स्टे लेके आ गए। अभी अदानी जी का इतने मुद्दे आ रहे हैं, ऑपोजिशन लगातार मांग कर रही है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। 10 लाख करोड़ का बोलते हैं घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी कुछ नहीं करती है। तो ये प्यार सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी से ही क्यों है ईडी को, बस यही मेरा सवाल है। बट फिर भी बिकॉज दे हैव कॉल्ड, वी विल गो, वी आर अ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम जाएंगे, उनके सवालों का जवाब दे के आ जाएंगे। ठीक है मैम, अब ईडी ने इस पूरे मामले में जो कुछ जानकारियां दी हैं उससे रिलेटेड मैं सवाल आपसे पूछती हूं। क्या आप अरुण पिल्लई को जानती हैं? क्या अरुण पिल्लई आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? क्योंकि अरुण पिल्लई को जब ईडी ने अरेस्ट किया है, जिनके 32.5% के आसपास स्टेक्स है इंडो स्पिरिट्स में, उन्होंने कहा है कि मैं के कविता के बिहाफ पर काम करता हूं। दिल्ली के एक होटल में विजय नायर और के कविता के साथ मेरी मुलाकात हुई थी और वहीं पर 100 करोड़ रुपए जो हमने दिए थे उसके बदले हम पॉलिसी को, लिकर पॉलिसी को कैसे ट्वीक करें, इस पर चर्चा हो रही थी। इन दोनों पर आप क्या बताएंगे? देखिए मैम, कल तो मुझे लगता है ईडी आपसे बेहतर तो सवाल कर नहीं पाएगी, तो मैं आपको ही जवाब दे देती हूँ। ईडी का और भारतीय जनता पार्टी का और सीबीआई का एक आदत हो गया है कि वो पहले अपने आप एक कहानी शुरू कर लेते हैं, पहले अपने आप एक कहानी बुन लेते हैं, फिर बाद में उसके किरदार ढूंढने लगते हैं। तो इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ है, उन्होंने पूरा एक कहानी बना लिया, फिर एक किरदार हो गया मनीष सिसोदिया, एक किरदार हो गई कविता, फिर एक किरदार हो गया बाकी के लोग फलाने फलाने फलाने। तो इसमें पूरे में होता यह है मैडम, आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज तक मैंने कभी भी या तो मनीष सिसोदिया जी से मिला है या तो उनसे बात किया है। तो अगर दूर दूर से भी मैं उनको जानती परखती तब नहीं हूँ और मेरा नाम लगातार बुलवाया जाता है लोगों से, तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला तो लग ही रहा है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है, क्योंकि ये पूरा सब जुडिस मैटर है और एजेंसीज के बीच में भी है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको इतना बता देती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे दोस्तों को इसमें बहुत परेशान किया गया है, बहुत लोगों को मारा पीटा गया है और बहुत जुल्म किया गया है। तो लोगों ने पता नहीं प्रेशर में आके किस किस को क्या क्या बोलना है, मुझे आई डोंट नो ऑल दैट, एंड मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने बुलाया है तो आज मैं ऐसा कुछ बोल दूंगी फिर और एक केस डाल देंगे। उसे होना कुछ नहीं है। बीजेपी का साजिश ये है कि ऐसे मामलों में, ऐसे केसेस में ऑपोजिशन को उलझा दो, इनका ध्यान हटा दो, ताकि असली मुद्दे पे सवाल नहीं करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट अंजना जी आपसे है कि आज जो मैंने मुद्दा उठाया वो महिला आरक्षण बिल के ऊपर है। तो महिला आरक्षण बिल के ऊपर मैं जब 10 तारीख को यहाँ अनशन पे बैठना चाहती हूँ तो 9 तारीख को मुझे ईडी बुलाती है। तो इसमें तो आपको लग ही रहा है ना कि कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करने की साजिश है। अच्छा, ये बताइए मैम कि क्या आपने कहा मनीष सिसोदिया से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, क्या विजय नायर से आपकी मुलाकात कभी हुई है? क्योंकि विजय नायर अभी भी ईडी के मामले में उन्हें बेल नहीं मिली है। विजय नायर से देखिए मैम, देखिए अंजना जी, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया है, मैं कल ईडी जा रही हूँ, ईडी यही पूछेगा मुझसे, मैं ईडी को बता दूंगी। मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जरा महिला आरक्षण पे भी सवाल उठा लीजिए, यही सवाल उनसे भी पूछ लीजिए, क्योंकि एक सेंटेंस में मैं यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ लगातार आपसे कि पूरा ये जो लिकर पॉलिसी के बारे में इतने लोगों को बारे में ये बता रहे हैं कि मैं इनको जानती हूँ उनको जानती हूँ, ये पूरे इश्यू से मेरा दूर दूर से भी कुछ लेना देना नहीं है। मतलब आप कभी कहते हैं चुनाव से लिंक्ड है, कभी आप कह रही हैं महिला आरक्षण से लिंक्ड है। क्यों कर रहा है ईडी ऐसा, क्यों टारगेट कर रहा है? अगर वाकई टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो बहुत गंभीर है। वो तो कहते हैं मैम कि साउथ इंडिया का लिकर कार्टेल को आप चला रही हैं, ये तक कह रहे हो। ये सारे बिल्कुल बेबुनियादी आरोप है, मुझे लिकर से कुछ लेना देना नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा है कि अब टीआरएस जो पहले हमारे नेता का पार्टी है, हमारी पार्टी है टीआरएस था, अब बीआरएस है जो देश भर में काम करने वाला है और लगातार पूरे विपक्ष को एकजुट करने का पूरा कोशिश हमारे नेता कर रही है। तब से लेके आज तक तो किसी न किसी तरीके से टारगेट कर ही रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया मैम कि आपके मोबाइल्स, ये जब 2021 के आसपास जब ये पूरा एलिगेशन है, उस वक्त 10 मोबाइल नंबर्स आपने चेंज किए थे, 10 मोबाइल्स आपने इस्तेमाल किए थे और बदल दिए थे। क्या इस आरोप में दम है मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सारे के सारे मोबाइल अभी मेरे पास पड़े हैं, वो ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन आप जानते हो अंजना जी और सैमसंग आप जानते हो, कुछ ना कुछ नया मॉडल निकलते ही रहता है और मैं फ़ोन खरीदती रहती हूँ। और मेरे पास जितने भी ईडी ने आरोप लगाए कि फ़ोन नहीं है, वो सारे फ़ोन मेरे पास है, वो जब चाहे जब ले जा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ, ईडी जो इतना उतावला हो रहा है मेरा मुद्दा उठाने के लिए,
क्यों अदानी जी के 38 शेल कंपनीज पे बात नहीं करती है, क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लेती है? ठीक है, आपने ईडी के बुलावे पर के कविता बीआरएस की नेता के तमाम जवाब सुने, लेकिन आप आइए आपको दिखाते हैं कैसे मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल के अंदर, जिस तिहाड़ जेल में कमरा नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, वहां पर बीजेपी उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये जेल तो दिल्ली सरकार के नीचे है, कहीं केजरीवाल ही तो नहीं साजिश रच रहे सिसोदिया की हत्या की। वो ये भी कह रहे हैं कि कई राज जानते हैं सिसोदिया केजरीवाल के। आम आदमी पार्टी कह रही है तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रची जा रही है। अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। आम आदमी पार्टी कह रही है मनीष सिसोदिया को जानबूझकर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है और खूंखार अपराधी कभी भी मनीष सिसोदिया की हत्या कर सकते हैं। ने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है। आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में किसी और से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कह सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा है। 51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। ये तिहाड़ जेल का सीनियर सिटीजन वार्ड है, जहां उन पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी वार्ड में कुछ खूंखार अपराधी भी मनीष सिसोदिया के पड़ोसी हैं। अब आम आदमी पार्टी शोर मचाना शुरू कर देती है कि सिसोदिया को केंद्र सरकार ने जानबूझकर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा है, जहां खूंखार कैदी रहते हैं। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि तिहाड़ समेत दिल्ली सरकार की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, तो फिर सिसोदिया की जान को खतरा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने अब तो यहां तक कह दिया है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सारे राज जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिसोदिया के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल ही रच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश, वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे। इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को लेकर सवाल ये उठाया कि जब कोर्ट ने उन्हें विपश्यना जेल में रखने के लिए कहा तो फिर तिहाड़ के जेल नंबर 1 में क्यों रखा गया? आइए आपको दिखाते हैं कि तिहाड़ जेल भेजते वक्त कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए थे। जेल सुपरिंटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें। सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम को उनकी एमएलसी में लिखी गई दवाएं लेने की भी अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपश्यना सेल में रखा जाए, जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है और वो वार्ड नंबर 7 में है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की सेल के बीच 500 मीटर की दूरी है। अब बीजेपी कह रही है कि जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर मसाज ले सकते हैं और मौज काट सकते हैं तो सिसोदिया की जान को खतरा क्यों है?
सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार हवाला कारोबार में जेल में है, जो कोर्ट में जाकर यह कह देते हैं कि हमारी याददाश्त खो गई है, पीछे का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को उस जेल में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, मसाज भी मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आपके गंभीर आरोपों के बाद तिहाड़ की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया कि सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अलग वार्ड सौंपा गया है। CJ1 के जिस वार्ड में वो हैं, वहां कम से कम ऐसे कैदी हैं जो गैंगस्टर नहीं हैं, वो जेल के अंदर अच्छा आचरण कर रहे हैं। इस सेल में उनके लिए बिना किसी व्यवधान के मेडिटेशन या अन्य गतिविधियों को करना संभव है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। इसी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।